हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू माइसर टीम से। जैसे कि मैंने लेसन फर्स्ट में जो बताया था कि एक नॉर्मल क्रिस्टल आईसी कैसे वर्क करता है, और मैं उसके बाद भी बोला था कि मैं आपको लेसन 2 लेके आऊँगा। तो अभी का जो लेसन 2 है वो एक क्लॉक आईसी के ऊपर में है। जैसे कि जितने भी लेटेस्ट हैंडसेट जो 5G हो गए, ज़्यादातर 5G हैंडसेट के अंदर में ये क्लॉक आईसी अलग से दिया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इस क्लॉक आईसी को एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, और जितना मेरे से बन पाएगा उतना इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा इसमें। और देखिए उसमें क्या है, जो पहले वाली जो क्रिस्टल था वो आरएफ क्रिस्टल, जो एक वनली सिर्फ इनपुट और आउटपुट करके वो पावर से डिवाइड हो रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। उसी को मैं इसके अंदर में समझाने का कोशिश करूंगा आप लोगों को। और एक चीज़ और बता दूं, ये जो क्रिस्टल मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे जो कुछ वीडियो देने वाला हूँ, अगर ये सारे चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं रहेंगे तो जो आगे का जो वीडियो मैं दूंगा आप लोगों को वो आपको नहीं समझ आएगा। इसीलिए ये मैं वीडियो आपके सामने में लेके आया हूँ। और देखिए कई लोग बोलते हैं कि बिना डायग्राम के भी इजी तरीके से रिपेयर होता है। तो रिपेयर तो होता है यदि आपकी एक्सपीरियंस है तब के कंडीशन में, लेकिन जो लेटेस्ट जनरेशन के अनुसार जो लेटेस्ट हैंडसेट आ रहे हैं उसको बिना डायग्राम की रिपेयरिंग करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमको बीट मैप की नॉलेज, डेटा सीट की नॉलेज, डायग्राम ट्रेवल की नॉलेज, प्लस कौन सा लाइन क्या वर्किंग के लिए है, कितना टाइम वोल्टेज आता है, कितना वोल्टेज आता है, कितनी फ्रिक्वेंसी से कौन सा लाइन रन कर रहा है, ये हमको नॉलेज मिलता है डायग्राम में से। ठीक है, तो मैं उसी डायग्राम से उठा करके इसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये जो सर्किट जो बना हुआ है ये K30 5G का है। ठीक है, मैं उसके अनुसार से बनाया हूँ। और जो आगे जो कई सारे हैंडसेट और हैं जिसमें क्लॉक आईसी लगा है उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इससे डिफरेंट है। मैं ऐसा नहीं कि इसको पढ़ा दिए मतलब ऐसे सब सेम रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा डायग्राम अगर पढ़ना आता है ना तो उसको भी समझ आ जाएगा। ये समझ गए मतलब बाकी जो सर्किट चेंज है उसको भी आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सब मैंने लिया है क्लॉक आईसी, एक 38.4 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल। जो पिछले में हम पढ़े हैं वो 19.2 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल था, और ये है 38.4 मेगाहर्ट्ज की। ठीक है, एक पावर आईसी लिया हूँ, सीपीयू लिया हूँ, WCN वाईफाई ब्लूटूथ आईसी लिया हूँ, और हम ये RF आईसी लिया हूँ, मतलब HDR लिया हूँ इसके अंदर में। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्लॉक आईसी को VDD चाहिए। ठीक है, तो VDD कौन दे रहा है? पावर आईसी। पावर आईसी क्लॉक आईसी को सबसे पहले उसकी VDD देगा, तब के कंडीशन में वो आईसी हमारी एक्टिव कंडीशन में होगी। जब तक VDD नहीं मिलेगा तब तक ये एक्टिव नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमने पावर आईसी से इसको VDD दे दिया। अब VDD दे देने के बाद नेक्स्ट उसको हम एक आईओ वोल्टेज दिए। आईओ वोल्टेज नहीं है, रियल में वो 1.8 की वोल्टेज है, लेकिन जो इनपुट आउटपुट सर्किट जो आईओ सर्किट होता है उस सर्किट को 1.8 की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। चाहे कोई भी सर्किट में यदि आप घूम करके देखेंगे डायग्राम में से तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो डिजिटल आईसी है उस आईसी को हमको 1.8 आईओ सर्किट को देना पड़ेगा, तब हमारा वो आईसी का जो प्रोटोकॉल सेक्शन है वो वर्किंग कंडीशन में आता है। यदि आपकी उस आईसी के अंदर में कोई भी प्रोटोकॉल वर्क कंडीशन में नहीं है तो उस कंडीशन में भी आप चाहे कोई भी सेक्शन के आईसी उस आईसी में आप ये 1.8 से आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि वहां पर आपकी 1.8 की वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि ये वोल्टेज नहीं आया तो इस आईसी के अंदर जो प्रोटोकॉल चलेगा वो प्रोटोकॉल वर्किंग कंडीशन में नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर के बोलने का मतलब ये है कि कोई भी एक डिजिटल आईसी के अंदर में एक सर्किट रहता है जो आईओ सर्किट होता है, वो वहीं से पूरे सर्किट कंट्रोल होता है कि किसको क्या चाहिए, कितना टाइम चाहिए, ये सारी एक प्रोटोकॉल के माध्यम से जो कंट्रोल किया जाता है तो वो आईओ सर्किट से किया जाता है।
ठीक है। तो हमने इस आईसी को 1.8 भी दे दिया वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने नेक्स्ट किया, तो देखिए इसका तो वीडीडी क्लॉक आईसी को पावर आईसी ने दिया है। अब क्लॉक आईसी क्या कर रहा है, इसको इनपुट दिया, किसको दिया, 38 मेगाहर्ट्ज वाली जो क्रिस्टल है उसको इनपुट दिया, ठीक है। अब इसको इनपुट सप्लाई मिल चुका। अब फिर से मैं नेक्स्ट करूंगा, तो नेक्स्ट करूंगा तो जो ग्राउंड है, मैंने उस पिछले वाले वीडियो में भी बताया हूं कि ग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। तो यहां से देखिए ये पावर आईसी से निकल करके इस क्रिस्टल को ग्राउंड दिया जा रहा है, ना कि कहीं बोर्ड में से उठा करके उसी जगह दे दिया होता। कुछ इंपॉर्टेंट है तब तो यहां से दिया गया है, ठीक है। तो ये ग्राउंड क्रिस्टल में जो ग्राउंड गया हुआ है वो इस पावर आईसी से गया है, ना कि क्लॉक आईसी से, ठीक है जी। उसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट करता हूं, जैसे ही हमारा ग्राउंड गया उसके बाद क्रिस्टल हमारा एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद में ये अपनी आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पर जो एक्सटाल इन 38.4 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है इस क्लॉक आईसी को दे देगा, ठीक है। इसने उसको एक वोल्टेज दिया, वोल्टेज के बदले में ये अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल करके उस क्लॉक आईसी को दिया। अब क्या है, क्लॉक आईसी को तो मिल गया, ठीक है। उसके बाद इसकी पेड हो गए, चौथे पेड जो हम उसमें पढ़े हैं थर्मल, जो थर्मल है उसमें भी बताया कि थर्मल कैसे वर्क करेगा, सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा। और इसकी थर्मल को अगर देखना चाहोगे तो देखिए यहां पर ये क्रिस्टल को जैसे ही आप पलटाएंगे, ठीक है, पलटाने के बाद में यहां पर ये एक रजिस्टर मिलेगा आपको, ये देखिए ये हमारी एनटीसी रजिस्टर होता है, नेगेटिव थर्मल। और यही हमारी थर्मल लाइन, वन साइड इसकी ग्राउंड के साथ अटैच रहेगा और वन साइड आपकी थर्मल लाइन से अटैच रहेगा, ठीक है। अब रही बात, इसके अंदर तो आपको डिवाइडर सर्किट नहीं मिलेगा, उसमें मैंने बोला था कि ये डिवाइडर सर्किट है, यहाँ पर 100 किलो ओम का एक रजिस्टर यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिया गया है कोई भी रजिस्टर, अगर रहता तो मैं मेंशन करता। अब रही बात डिवाइडर सर्किट की, तो ये पावर आईसी के अंदर इंटरनल हमारा R1 लगा हुआ है और इसके अंदर जो है वो हमारा R2 है। कुल मिलाकर के डिवाइडर सर्किट ही बन रहा है, और बस फर्क यही है कि ये बाहर बोर्ड में नहीं है इसकी रजिस्टर, ये आईसी के अंदर में इंटरनल लगा हुआ है, ठीक है। वर्किंग प्रोसेस वही रहेगा। इसके अंदर अगर टेम्परेचर अगर हाई हो गया या तो वो रजिस्टर हमारा इसके अंदर में से खराब हो गया, उस कंडीशन में ये अपनी क्रिस्टल अपनी आउटपुट नहीं देगा, उस कंडीशन में भी हमारा हैंडसेट डेड कंडीशन में रहेगा, ठीक है जी। अब फिर से अब मैं नेक्स्ट करता हूं, इस क्रिस्टल को तो सारी सप्लाई मिल चुका। अब इस क्रिस्टल को सारी सप्लाई मिलने के बाद में इस आईसी को जो रिक्वायरमेंट था वो भी पूरा हो गया। अब क्लॉक आईसी अपनी आउटपुट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने नेक्स्ट किया, तो मैं जो प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा था, तो यहां पर देखो एसपीएमआई जो प्रोटोकॉल जो चलता है पावर आईसी वाली, तो इसके अंदर वनली मैं एक क्लॉक आईसी में अटैच किया हूं, पावर आईसी में अटैच किया हूं, सीपीयू में अटैच किया हूं। यदि या इस सेट के अंदर में 5 पावर आईसी लगा हो चाहे 3 पावर आईसी लगा हो, वो सभी आईसी के साथ में एक साथ अटैच में रहता है, और ये अपनी पावर कंट्रोलिंग, जो जितनी भी पावर सेक्शन की कंट्रोलिंग होती है वो पूरे कंट्रोल सर्किट के अंदर में कंट्रोल करने का काम करेगा। अब यही चीज सोच लो कि यदि ये क्रिस्टल आईसी अगर खराब हुआ उस कंडीशन में ये फ्रीक्वेंसी इसको देगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये प्रोटोकॉल को पता चला कि ये आईसी वर्किंग में नहीं है तो ये बाकी सिस्टम को भी ऑफ करा देता है, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी वोल्टेज आउटपुट देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। कितना भी आप मेहनत कर लोगे तब के कंडीशन में भी वो अपनी कोई भी आउटपुट नहीं कराएगा, ठीक है जी। तो इस आईसी के अंदर में भी वही एसपीएमआई वाली प्रोटोकॉल चला है, और पावर आईसी और सीपीयू मैं तीनों को इसके साथ अटैच किया हूं। बाकी आईसी की अभी जरूरत नहीं था इसके अंदर में, इसीलिए उसको मैं मेंशन नहीं किया हूं, ठीक है। अब फिर से मैंने नेक्स्ट किया नेक्स्ट करने के बाद देखिए सबसे पहले क्लॉक आईसी की सबसे पहले आउटपुट 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पावर आईसी को आउटपुट देने का काम किया, ठीक है। अब इसके अंदर में आप बोलोगे कि इसमें तो कोई इनेबल नहीं है, तो इनेबल सर्किट ये कंट्रोल सर्किट में से इसको इनेबल करा सकता है, ठीक है जी। अब
पावर आईसी क्या किया, सॉरी क्लॉक आईसी क्या किया, क्लॉक आईसी अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल करके किसको दिया, पावर आईसी के, और कितना दिया, लिया कितना है 38.4 मेगाहर्ट्ज, लेकिन आउटपुट कितना दिया 19.2 मेगाहर्ट्ज, ये पावर आईसी को दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, यहां पर नेक्स्ट किया तो यहां पर स्लिप क्लॉक, जो स्लिप सीएल के जो आरटीसी क्रिस्टल के बारे में बात कर रहा था, वो आरटीसी क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी इसके अंदर में अटैच है क्लॉक आईसी के अंदर में। वो आपको इसमें भी आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा किसमें बाहर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर 38.4 मेगाहर्ट्ज लेकर के पहला हमारा जो दिया 19.2 मेगाहर्ट्ज, दूसरा हमारा 32 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी पावर को मिल चुका, क्लॉक आईसी ने दोनों फ्रीक्वेंसी इसको दे दी है पावर को। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं, आगे क्या कंडीशन है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो इस क्लॉक आईसी में से यहां से आरएफ क्लॉक 38.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी किसको दिया, एचडीआर को। जो पहले वाले जो नॉर्मल मैं बोला नहीं कि 5G सर्किट के अंदर में इसकी यूज ज्यादा लिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर मान ले जाए इसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले में 19.2 मेगाहर्ट्ज था, ठीक है, जो नॉर्मल एचडीआर है और डब्ल्यूटीआर है उसके अंदर में, लेकिन इसके अंदर में कितना ले रहा है आउटपुट में 38.4 मेगाहर्ट्ज, ये अपनी एचडीआर एक्सो इन के रूप में ले रहा है। ठीक है, अभी पिछले वाले वीडियो में भी एक बंदे ने कमेंट किया था कि ये गलत है, एक्सो इन में तो वीपीएच पावर आता है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिनको डायग्राम की थोड़ा सा नॉलेज है या तो सर्किट की थोड़ा सा नॉलेज है, उनको ये इजी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, और जिनको ये सारा चीज नॉलेज नहीं है उनको ये नाम से ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये है क्या चीज। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना रिसर्च लगाइए, उसके बाद में कमेंट कीजिए तो ठीक लगता है, क्योंकि इतना मेहनत करके वीडियो भी बना रहा हूँ, समझाने की कोशिश करा रहा हूँ मेरे तरफ से, और उसमें भी आप लोगों को समझ नहीं आता और उसके बावजूद आप कमेंट करते हो। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ, मैं दे रहा हूँ तो इसके मतलब नहीं कि आप इस चीज में पूरा दुनिया का सारा मोबाइल रिपेयर कर लोगे, तो अपना भी रिसर्च बहुत जरूरी है, अपना टाइम निकाल करके थोड़ा रिसर्च दोगे हैंडसेट के अंदर में, तब आप सही से समझ पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला हमको 38.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सबसे पहले एचडीआर को मिला। ठीक है, अब फिर से मैं नेक्स्ट करता हूं मैंने नेक्स्ट किया तो दूसरा, यहाँ पर पहला था क्लॉक 1 था हमारा एचडीआर के लिए जो ट्रांसीवर के लिए, दूसरा हमारा आरएफ क्लॉक WCN, उसमें भी कितनी फ्रीक्वेंसी जा रहा है 38.4 मेगाहर्ट्ज, यहाँ पर दो में डिवाइड हो चुका। यहाँ पर ये 38.4 एक तो 19.2 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल आउटपुट हो गया, 32 किलोहर्ट्ज की आउटपुट हो गया, अब यहाँ पर दो जगह 38.4 मेगाहर्ट्ज। अब दूसरी जो आरएफ WCN, तो ये हमारी एक्सो इन किसमें हुआ, जो वही जो वाईफाई ब्लूटूथ के लिए जो आउटपुट करना था, जो चाहिए क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी जो चाहिए, वही फ्रीक्वेंसी इसमें भी वही लिया WCN आईसी। ठीक है, इसको भी मिल गया हमारी 100। अब उसके बाद तीसरा आता है हमारा आरएफ क्लॉक 4, 3 वाला इसके अंदर एनसी किया गया है, तो इसमें डायरेक्ट 1, 2 और 4 है। ठीक है जी, अब आरएफ क्लॉक वलान 38.4 में तीसरी 38.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ये डायरेक्ट कहां जा रहा है सीपीयू में, और वहां पर किस लिए जा रहा है, इसकी वर्किंग अलग है। इसकी वर्किंग क्या है, जो वाईफाई ब्लूटूथ सेक्शन है उस सेक्शन को अलग से सीपीयू इसकी फ्रीक्वेंसी ले रहा है वर्किंग प्रोसेस के लिए। जो सीपीयू के अंदर में जो सर्किट है वाईफाई ब्लूटूथ की, उस सर्किट को भी इसको फ्रीक्वेंसी अलग से चाहिए, तो अलग से चाहिए, इसीलिए ये यहाँ पर क्या किया है, अलग से फ्रीक्वेंसी लिया है। ठीक है, अब सीपीयू को ये तो हमारी वाईफाई ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी मिल चुका, अब फिर से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर देखो पावर आईसी से एक बीबीसीएल के जो मैं उस सेट के अंदर में जो बताया, जहां पर CXO के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, तो CXO के नाम से लिखा हुआ है, तो ये आउटपुट ये आईसी अभी नहीं किया है क्लॉक आईसी, किसने किया, पावर आईसी ने किया। पावर आईसी से एक क्लॉक निकल करके किसमें गया, सीपीयू के अंदर में गया। ठीक है, तो यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी पावर आईसी से निकल के जा रहा है, यहां पर 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसको दिया गया,
तो BBCLK से भी निकल करके 19.2 मेगाहर्ट्ज इस CPU को दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर BBCLK को भी मिल गया। अब फिर से मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर देखो स्लिप CLK कहाँ से निकल के जा रहा है, पावर आईसी से, और इसको स्लिप CLK मिला कहाँ से था, क्लॉक आईसी से। तो क्लॉक आईसी से निकल के पावर में गया, पावर से निकल करके सीधा वो CPU में गया। तो ये जो सर्किट है ये रहने के लिए तो एक नॉर्मल सर्किट है, उतना बड़ा हेवी नहीं है, लेकिन जब समझ आएगा तब इजी होगा आपके लिए। अगर आप चाहोगे कि बोलोगे कि ऐसे ही हमको समझ आए तो नहीं समझ आने वाला। अब देखो इतने सारे लाइन में से कोई एक लाइन भी यदि ब्रेक हो जाता है तो उसकी सर्किट, जैसे कि वाईफाई की सेक्शन हो गया, वाईफाई वाली ब्रेक हो जाएगा। अगर इस CPU के अंदर में हुआ तो वाईफाई वाले हुआ तो वाईफाई बंद होगा, और यदि BBCLK वाली लाइन हो गया, CXO वाली लाइन, तो सेट हमारा डेड कंडीशन में रहेगा। अब यहां से एक और लाइन निकलेगा जिसको मैं इसके अंदर में मेंशन नहीं किया हूं, तो वो है क्या चीज, वो NFC सर्किट। जो अभी लेटेस्ट में जितने भी हैंडसेट हैं, हेवी हैंडसेट, उसके अंदर में NFC सर्किट चल रहा है। NFC सर्किट बोलने का मतलब यह है कि जो आप लोग कोई भी चार्जर है, जो चार्जर को ऊपर में रख करके आपकी चार्जिंग ले रहे हो, ठीक है, प्लस दूसरी कई सारे हैंडसेट है जिसको टच करने के बाद में डेटा शेयरिंग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है NFC के अंदर में, एक ही चीज नहीं है। तो वो सर्किट के लिए अलग से फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी जाता है, तो उसको इस सर्किट के अंदर में मैं मेंशन नहीं किया हूँ। ठीक है, अब इसको चलिए थोड़ा सा मैं डायग्राम के अंदर में थोड़ा ट्रेवल करा देता हूँ, और इसके बाद में इस वीडियो के बाद में अभी आपको डायग्राम में एक एक करके रीड करके बता देता हूँ कि क्या क्या डिफरेंट है सैमसंग में और नॉर्मल चाइनीज हैंडसेट के अंदर में, या वीवो, ओप्पो, MI जो भी हैंडसेट है उसमें चेंज क्या क्या चीज है। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा देख करके आप लोगों के लिए बढ़िया लेके आऊंगा। ठीक, बस आप लोगों का प्यार मेरे ऊपर बनाए रखना। प्लस दूसरी बात यह है कि जो भी नेक्स्ट लेसन लेके आऊंगा वो बढ़िया टाइप का लेके आऊंगा ताकि आप लोगों को और पसंद आए। और ये एक नॉर्मल तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, इसके अंदर में गलती अगर हो भी रहा होगा तो उसको थोड़ा सा स्किप कीजिएगा। और एक चीज़ और, हमारा नेक्स्ट बैच जो हमारा, यदि पहले ही तो ये बात बता रहा हूँ कि मेरा जो क्लास पसंद आ रहा होगा तो इसके अंदर में मैं बोर्ड में भी प्रैक्टिकल प्लस डायग्राम प्लस सर्किट को समझाना प्लस नोट करवाना, ये सारा चीज यही मेरे क्लास के अंदर में होता है। और सामने वाले को एक बार नहीं 10-10 बार अगर क्वेश्चन करने का मौका दिया जाता है, प्लस एक बार में समझ नहीं आए तो 4 बार रिपीट करके मैं क्लियर कराता हूँ। मेरे तरफ से रीजन मतलब सामने वाले को कैसे भी करके क्लियर कराना होता है कि उसको कैसे समझाना है, चाहे एक बार में नहीं समझ आए तो 4-4 बार समझाना होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट बैच हमारा 15 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। अगर ये बैच लेने के इच्छुक हैं और आप बुक करना चाहते हैं तो मेरे नंबर में कॉलिंग करके आप अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डायग्राम में ट्रेवल करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है कंडीशन। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हम आ गए डायग्राम के ऊपर में। अब डायग्राम में थोड़ा सा देखते हैं कि कंडीशन क्या है, इसके अंदर में क्या क्या कैसे टाइप के सर्किट बने हुए हैं। ये मैं निकाला हूँ K35G का, और इसकी क्रिस्टल आईसी यहाँ पर लगा हुआ है। देखो पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक्स ज़्यादातर यूज किया जाता है और लगभग लगभग एक से ही मिलता है, लेकिन इसके अंदर में जो क्रिस्टल है वो वाई से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस क्रिस्टल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में डायग्राम में लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, तो यहाँ पर देखिए जो क्रिस्टल है ये हमको मिल गया, और ये हमारी क्लॉक आईसी है। क्लॉक आईसी का नाम नंबर है PMK8002। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था उसके अनुसार से यहाँ पर देखो सबसे पहले हमको ये VDD मिला, VDD के बाद में 1.8 मिला, 1.8 के बाद में हमारी क्लॉक और डेटा मिला, और प्लस ये हमारी इनपुट आउटपुट वाली लाइन। ठीक है, और ये क्रिस्टल की एक थर्मल, और ये हमारी ग्राउंड। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि ग्राउंड पावर से आएगा, तो यहाँ पर एक्सोथर्मल को ले लेता हूँ तो ग्राउंड हमको मिल जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा, तो नेक्स्ट करूंगा देखो PM4250, ये आया पावर आईसी PM4250 के अंदर में, जो हमारी ये PM एक्सोथर्मल है और ये हमारी
GND 100 ADC है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर से मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद में फिर उसी आईसी के अंदर में गया। अब यहाँ पर मैं आउटपुट चेक करना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले देखो क्लॉक 1 जो है क्लॉक 1 38.4 मेगाहर्ट्ज और PMK 8002 RF क्लॉक 1। तो हमको कॉपी करना पड़ेगा। इसको कॉपी करने के बाद में हमको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में जब नेक्स्ट करेंगे तो देखो सबसे पहले ये कहाँ पर आया, HDR 865, यहाँ पर एक्सोइन लिखा है। ठीक है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है, ये हमारा कैपेसिटर जो NC है। तो बीच में यदि कोई भी सीरीज में अगर कैपेसिटर यूज नहीं किया है उस कंडीशन में आप यहाँ पर इसकी इस आईसी निकले कंडीशन में इसकी GR ले सकते हो, जहाँ पर आपको GR देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर से मैं नेक्स्ट करूंगा, फिर वहीं पर चला गया क्लॉक आईसी के अंदर में। उसके बाद सेकंड को मैं लेता हूं, इसको फिर से मैं नेक्स्ट करूंगा। ये हमारी वाईफाई WCN आईसी के अंदर में आ गया, जहां पर लिखा हुआ है एक्सटाल आई। ठीक है, मतलब इनपुट, एक्सटाल इनपुट है ये। ठीक है अब फिर से मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। उसके बाद में देखिए फिर से नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पर RF क्लॉक 4 के अंदर मैं 3 को मैं NC किया हूँ। उसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट किया तो ये देखिए ये आ गया CPU के अंदर में, ये वलान 100 क्लॉक। ठीक है, और इसका नंबर है जो CPU है हमारा U3100। इसमें ये देखिए SM7250 हमारा इसके अंदर CPU लगा हुआ। ठीक है जी, अब फिर से इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फिर से ये हमारा एक आया PMK 8002 _PMIC क्लॉक _PM7250। PM7250 मतलब ये हमारी पावर आईसी। ठीक है, इसको नेक्स्ट किया तो यहाँ पर सॉरी बैक करता हूँ, एक बार आपको समझा दूँ। ये देखो यहाँ पर जो पावर आईसी में जो गया हुआ है फ्रीक्वेंसी वो 19.2 मेगाहर्ट्ज है और ये 32 किलोहर्ट्ज जो स्लिप क्लॉक वाली है। तो ये दोनों लाइन हमारा किस में जाएगा, पावर में जाएगा। तो सबसे पहले इसको मैं नेक्स्ट करके ये देखिए ये हमारी पावर में आया U4200 और यहाँ पर PM7250। फिर से मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब लेता हूँ स्लिप CLK को। ठीक है, जो स्लिप क्लॉक वाली लाइन है इसको भी नेक्स्ट करूंगा। ये कहाँ गया, PM7250 के अंदर में। अब इसको CPU के अंदर में आउटपुट कराना है तो फिर मैं पावर की वही सर्किट में जाऊंगा जहां से वो अपनी आउटपुट कराएगा। तो हम आ गए यहाँ पर। यहाँ पर देखो पावर आईसी से जो CPU में जाने वाली लाइन है, एक तो PM स्लिप CLK ये हो गया, ये डायरेक्ट जाएगा CPU में। और दूसरा यहाँ पर CXO PMLN BBCLK 1 CXO ये हमारी जाएगा CPU के अंदर में। और आप लोगों को NFC के बारे में बताया था, वो NFC की जो सर्किट है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जाएगा NFC सर्किट के अंदर में। ठीक, तो वो कहाँ से जा रहा है, पावर से जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करते हैं और नेक्स्ट करते हैं तो ये डायरेक्ट पहुंचना चाहिए CPU के अंदर में। तो ये हमारे CXO U3100 ये हमारे CPU के अंदर में चला गया SM7250 के अंदर में। ठीक है, अब फिर से मैं नेक्स्ट करता हूं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर स्लिप CLK जो हमारी पावर आईसी से आउटपुट जो RTC क्रिस्टल वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है यहाँ से आउटपुट करके वो दे रहा है सीधा एक WCN आईसी में भी जा रहा है। इसके अंदर में एक चेंजेस मिला उसके अंदर में, और इसके अंदर में एक चेंजेस है। इसके अंदर में ये वाईफाई सेक्शन में भी जा रहा है स्लिप CLK, और नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारी CPU के अंदर में भी आ रहा है। मतलब इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा स्लिप CLK का। ये लाइन दो जगह जा रहा है, एक WCN आईसी में जा रहा है और एक CPU में जा रहा है। तो ये मेरे को पता कैसे चला, अगर मेरे पास में ये डायग्राम नहीं होता और नहीं होता तो या मेरे पास में डेटा शीट नहीं होता तो मेरे को कैसे क्लियर होता कि ये दो जगह गए हैं। ठीक है, तो नए सर्किट में हमको बिना डायग्राम नॉलेज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायग्राम ही रीड करना है। आपके पास अगर यदि कोई आईसी का डेटा शीट है, डेटा शीट पढ़ना आता है तो डेटा शीट के अनुसार से भी आप पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है और ओनली हैंडसेट आया, अब उसको रिपेयर करना है तो उस डायग्राम की नॉलेज से हमको रिपेयर करना होता है।
डायग्राम से ही रिपेयर करने की बात नहीं बोल रहा हूँ। डायग्राम की नॉलेज होगा तो बिना डायग्राम के भी आप डेटा सीट के जो पिन डेफिनेशन उसके माध्यम से भी आप रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसकी सर्किट। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ सैमसंग में, थोड़ा सा सैमसंग के अंदर में मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए सैमसंग के अंदर में यहाँ पर हमारी एक तो ये क्रिस्टल है और एक ये क्रिस्टल है। यहाँ पर दो क्रिस्टल देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बाकी जो हैंडसेट के अंदर मैंने क्या बोला था कि अभी के हैंडसेट के अंदर में जो आरटीसी क्रिस्टल है वो आईसी के अंदर में इनबिल्ड है, लेकिन इस सेट के अंदर में ये बाहर में, ये हमारी आरटीसी क्रिस्टल है और ये ऊपर जो देखे वो ये हमारी आरएफ क्रिस्टल है ये। ठीक है, तो इसकी डायग्राम में हम देखते हैं क्या है कंडीशन। तो सबसे पहले मैं इसके लेआउट में गया और सबसे पहले मैं इस क्रिस्टल को ले लेता हूँ। क्रिस्टल OC6000 लिखा हुआ है और अंदर में लिखा हुआ है U7041। तो U7041 को मैंने कॉपी किया और डायग्राम में मैं इसको पेस्ट किया। ये देखिए ये आ गया वही क्रिस्टल। ठीक, इसके अंदर में क्रिस्टल में UIC के नाम से दर्शाया गया है। यहाँ पर वैसी जो देखेंगे तो ये लेआउट के अंदर में लिखा हुआ है SC6000। ठीक है, और आईसी का नंबर यहाँ पर कैलकुलेशन में किया गया है U7041। तो हम सैमसंग के अंदर में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी सर्किट कैसे बना हुआ है। इसको हम समझेंगे तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इनपुट में हमको एक 1.8 की वोल्टेज चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है VRF TC 100_1.8। तो ये वोल्टेज कहाँ से आएगा, पावर से आएगा। पावर से वोल्टेज आने के बाद इस क्रिस्टल को मिला, क्रिस्टल को मिलने के बाद यहां से वो आउटपुट कर रहा है। लेकिन यहाँ इस आईसी के अंदर में देखिए, इसके अंदर में 4 लेग तो हैं लेकिन 2 ग्राउंड है हमारे। इसके अंदर में थर्मल का सर्किट यूज नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे निकलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो इस आईसी में जो हमारी आउटपुट है वो ये 3 नंबर में से निकाल रहा है। 3 नंबर में से निकालने के बाद में सबसे पहले यहां पर चला गया हमारी ट्रांसीवर के अंदर में। ट्रांसीवर बोलने का मतलब WTR, आप लोग भाषा में अगर बोलूंगा तो WTR जो लगा होगा इस आईसी के अंदर में, उस WTR के अंदर में 100 इन हुआ सबसे पहला। ठीक है, उसके बाद WTR को जो हमारी ट्रांसीवर को मिल जाने के बाद फिर से ये आगे कहाँ आया, जो हमारी एक आईसी है U7020, ये आईसी कहां पर लगता है इसको भी मैं क्लियर करा दे रहा हूं। देखिए यहां पर भी एक प्रॉब्लम आएगा आपको। कभी भी देखना आप लोग, कभी सील्ड उतारते समय यदि आपके हैंडसेट डेड हो जाता है तो हर बार अलग अंदर सर्किट टूटने की वजह से नहीं होता। ये जो क्रिस्टल है देखो ये कितना छोटा है, क्रिस्टल आईसी जो क्लॉक आईसी जो यहाँ से डिवाइड करके अलग सब जगह सप्लाई अपनी लाइन, जैसे कि एक सप्लाई लेके 2-3 जगह शेयर करने का काम जो इस आईसी से हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, ये क्रिस्टल टाइप का ही आईसी रहता है, हल्का सा भी अगर टच हो गया तो उस कंडीशन में ये टूट जाता है। और टूटने के बाद में ये पूरी जितनी भी फ्रीक्वेंसी आउटपुट करने वाला कंडीशन है वो आउटपुट नहीं कर पाता, इसीलिए हमारा हैंडसेट डेड कंडीशन में रहता है। तो ये हमारी तो A50 है, लेकिन कई सारे M सीरीज में देखना आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर ये जगह में। तो यहाँ पर जैसे ही हम सील्ड काटते हैं उस समय टूटता ज़्यादा है वो। ठीक है, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर हैंडसेट आए हैं रिपेयरिंग के लिए तो ज़्यादातर वो आईसी टूटा हुआ ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, तो आईसी को ध्यान देना है आपको। और यही वो आईसी है जहाँ से आपकी क्लॉक आईसी के बारे में जो बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से मैं डायग्राम में जाता हूँ। देखिए डायग्राम के अंदर में यहाँ पर ये इनपुट हो जाने के बाद में यहाँ से एक सिग्नल, इस आईसी को इनपुट तो करा दिया लेकिन ये आउटपुट कब कराएगा, इसके अंदर में एक सिग्नल आएगा TC 100EN, उससे ये चेंज है, जो पहले समझाया उससे चेंज है। तो मैं क्या है, मेरे बोलने का मतलब क्या है कि एक को समझ गए ना तो उसके बाद दूसरे को भी समझ जाओगे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, ये आ कहाँ से रहा है तो देखो ये CPU से जा रहा है, UCP 400 क्लॉक सेक्शन से, यहाँ से CPU से इसके लिए भी एक इनेबल सिग्नल जा रहा है और पावर में भी जा रहा है। ये हमारी पावर आईसी है और क्लॉक आईसी में भी जा रहा है, दोनों में एक साथ जा रहा है। तो क्लॉक पावर में क्यों जा रहा है उसको आगे बता रहा हूँ। यहाँ से फिर
जैसे ही इनेबल सिग्नल आएगा उसके बाद में यहाँ से फ्रीक्वेंसी आउटपुट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही यहाँ पर देखो WTR के लिए कोई इनेबल सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि ये बाईपास से ले लिया है, बाहर से ही इस आईसी के क्रॉसिंग से जो ले रहा है उसको इनेबल सर्किट की जरूरत है। तो यहां से आउटपुट होने वाला है दो जगह, यहां से तो एक तो हमारी वाईफाई ब्लूटूथ सेक्शन में कितना जाएगा, 26 मेगाहर्ट्ज जाएगा, और हमारी सीपीयू में कितना जाएगा, 26 मेगाहर्ट्ज जाएगा। तो सर्च करके देखते हैं, तो हम एपी टीसी 126 मेगाहर्ट्ज वाली लाइन को पकड़ करके हमने नेक्स्ट किया, तो देखो सीपीयू के अंदर में डायरेक्ट गया ये, ठीक। टीसी सी एक्सओ देखो ये शब्द आपको समझ आ गया होगा, सी एक्सओ जो बाकी में भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो सी एक्सओ यूएसबी दिया है, और सी एक्सओ ओनली टीसी एक्सओ और एक टीसी सॉरी एक्सटीसी एक्सओ एक्सटीसी एक्सओ यूएसबी सर्किट के लिए भी जरूरत पड़ रहा है, ये दोनों ले रहा है। इसको फिर से नेक्स्ट करूंगा तो ऊपर में आ गया ये देखो। तो यहाँ पर जो बोल रहा था वही चीज है, कैपेसिटर की इस साइड में अगर ये आईसी निकला हुआ है उस कंडीशन में कोई भी वैल्यू आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार इसमें मेहनत करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रहा है बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं जहां से आए थे वहीं पर फिर से गया, तो देखो यहाँ पावर आईसी में भी आ रहा है एक सीपीयू में गया, सीपीयू में दो जगह गया, और एक आया पावर आईसी के अंदर। पावर आईसी U5000 है हमारा, ठीक है। अब पावर आईसी के अंदर में भी यहाँ पर टीसी एक्सओ इन वहां से सीपीयू में आ रहा है और पावर में आ रहा है। और दूसरी चीज अब इसको बोलने का मतलब क्या है कि टीसी एक्सओ इनेबल यहाँ पर क्यों, किस काम के लिए आया है, तो वो इस काम के लिए आया है। यहां पर भी देखो एक क्रिस्टल लगा है, जो आरटीसी क्रिस्टल के बारे में बात किया था, इनपुट आउटपुट यहां से कर दिया। अब यहां से हमको यदि आउटपुट कराना है तो ये जैसे ही TC100EN आएगा, आते साथ हमारी स्लिप सीएल के किसमें जाएगा, सीपीयू में। ये देखो APCL के PMIC 32 के, तो ये आउटपुट कब होगा, यही सिग्नल से। एक सिग्नल सीपीयू से निकल करके दो आईसीस में जा रहे हैं, और दोनों आईसी में से अलग अलग चीज को आउटपुट करा रहा है। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो वो जाएगा हमारे सीपीयू के अंदर में। ये देखो क्लॉक सेक्शन, जहां पर ये हमारी 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आया है, और एक जगह हमारी 32 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आया है। तो ऐसे टाइप के जो सर्किट हैं, तो बहुत सारे सर्किट ऐसे भी होंगे जो आपको चेंजेस मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ आप नाम से या डायग्राम नॉलेज से आप उसको इजी तरीके से सर्च कर सकते हो। और देखिए अभी की डेट में तो मेरा यही कहना है कि डायग्राम में थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए आप लोग, तो आपको आगे की जो फ्यूचर सर्किट है वो आपको समझ आएगा। और आप लोग ओनली वीडियो के सहारे से यूट्यूब में सब मिल जाता है, यही बोल बोल के अगर यही भरोसे में रहोगे तो आपके हैंडसेट नहीं रिपेयर होने वाले, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा, और हो सके पसंद आएगा तो लाइक भी कर देना, ठीक है।